हाय, मैं हूं भाविक ठक्कर। वेलकम टू बिटीट्यूड। आज हम बात करने वाले हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के सेकंड वीडियो की। फर्स्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि डाटा इंटरप्रिटेशन एग्जैक्टली होता क्या है, यानी कि जो एग्जामिनर है उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, वो कौन सी एग्जैक्टली हमारी स्किल्स है जिसको कि वो टेस्ट करना चाह रहा है। और हमने ये भी बात की थी कि ये जो स्किल्स है ना, वो स्किल्स के बारे में हम जब रियल एग्जांपल्स करते जाएंगे तब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको डेवलप करना है। जैसे कि आज जब हम रियल एग्जांपल्स करेंगे तो आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे ये चारों स्किल्स हम डेवलप कर सकते हैं, हम इसके बारे में कैसे सोच सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि अलग अलग वो कौन से फॉर्म्स होते हैं जिसके थ्रू हमें डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आते हैं, जिससे कि उस क्वेश्चंस को, उस डाटा को समझना ईजी हो जाए। उसके बाद हमने बात की थी एक बेसिक नॉलेज की कि भाई अगर आप डाटा इंटरप्रिटेशन स्टार्ट कर रहे हो तो उसके पहले आपको रेशियो, परसेंटेज एंड एवरेज, जो कि बहुत ही बेसिक टॉपिक्स है, ये क्लियर होने चाहिए। ठीक है। और उसके अलावा कोई भी टॉपिक के ऊपर डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन हो सकता है। टाइम स्पीड डिस्टेंस के ऊपर भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी हो सकता है, कम चांसेस है पर हो सकता है। तो कोई भी टॉपिक भी आ सकते हैं भाई, लेकिन पहले जो 3 बेसिक टॉपिक्स है वो एकदम क्लियर होना ज़रूरी है। कुछ 20% क्वेश्चंस कोई अलग टॉपिक्स पे भी हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कि कैलकुलेशन टेक्निक्स, उसके ऊपर जो मेरा पूरा वीडियो है, पूरी सीरीज़ है एक्चुअली 3 वीडियोस की, वो आपको क्लियर कर लेनी है जिससे कि आपके कैलकुलेशन शार्प हो। और वैसे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड क्वेश्चंस की, यानी रियल में हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जब हम क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको वो चारों स्किल सेट पे लेके जाऊँगा कि किस तरह से आपकी माइंड की थिंकिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सॉल्व कर दूँ कि देखो भाई ये डाटा है तो ऐसे सॉल्व होगा, नहीं है ना। मुझे आपको पढ़ाना नहीं है ना, वो पट्टी नहीं पढ़ानी, मुझे आपको सिखाना है, मुझे आपको एनेबल करना है, आपको एबल बनाना है कि आप खुद भी उस तरह से सोच पाओ। वो कैसे होगा? जब मैं आपको वो थिंकिंग प्रोसेस जो है वो शेयर करूंगा, आपको ये बताऊंगा कि जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है आपको तब क्या रियलाइज होना चाहिए, कौन सी वो बात है जो 2 डाटा के बीच में कोई कनेक्शन हो तो वो आप किस तरह समझ पाओगे, है ना। तो ये सब चीज़ें आप समझ सकते हो कि नहीं, उसके ऊपर हम जाएंगे। और फिर क्वेश्चन देख के क्या स्ट्राइक होना चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्या है, आपको कैसे पता चलना चाहिए कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी, सिर्फ ये चीज़ करनी है। और वो लास्ट में हम देखेंगे कि वो जो काम करना है, जो कैलकुलेशन करना है, वो किस तरह से हम फटाफट कर लें। सो ऑल दिस कमिंग अप नेक्स्ट। अच्छा चलिए, तो विदाउट मच अडू हमारा वीडियो करते हैं शुरू, यानी कि लेक्चर एग्जैक्टली प्रॉब्लम को सॉल्व करना। देखिए, पहले आपको पता है आपको सॉल्व करना है, क्योंकि होगा क्या, जब आप सोचोगे तो आपको आइडिया आएगा, एंड देन जब मैं बताऊंगा तो यू विल नो द डिफरेंस, जिससे कि आप जो भी कर रहे थे, अगर गलती कर रहे थे तो गलती, या तो कुछ स्लो तरीके से कर रहे थे, वो सब आप नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर पाओ। तो पहले खुद को करना है, तो ही आपको डिफरेंस पता चलेगा और तो ही आपकी थिंकिंग डेवलप होगी। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, मैं थोड़ा हट जाता हूँ भाई। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है। देखिए, इसमें 2 क्वेश्चंस है, तो पहले यहाँ पे पोज करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और फिर यहाँ पे पोज करके आपको करना है ये क्वेश्चन सॉल्व। फेयर इनफ। चलिए, होपफुली कोई दिक्कत नहीं आई होगी। देखते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे ये डाटा देखते हैं, ठीक है ना, सबसे पहले तो आप देखोगे ये डाटा, तो हमें सीधा पता चल जाना चाहिए। यहाँ पे वैसे लिखा ही है कि टोटल व्यूअरशिप एंड एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू हमें दिया है 4 अलग अलग चैनल का, 4 अलग अलग साल के लिए। और हमें ये बोला है कि व्यूअरशिप लैक्स में है, रुपीज़ मिलियंस में। तो ये सीधा हमारे दिमाग में छप जाना चाहिए कि ओके, ये डाटा कौन सा है। और टेबल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे रो और कॉलम को देखो तो हमें पता चल जाता है कि DD1 व्यूअरशिप 1999 की 1500, हाँ वो किस में है भाई, लैक्स में। समझ में आ सकता है, ठीक है ना। ऑल राइट, तो अलग अलग 4 साल की व्यूअरशिप और एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू दी है। ये बहुत ही सिंपल डाटा है, विद इन अ सेकेंड। ये हमें 5 सेकंड में ये कोई डाटा पढ़ना नहीं है, हर एक नंबर थोड़ी याद रखना है, हमें सिर्फ हेडिंग्स देखने की, ओके ये कुछ चीज़ दी है। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन। जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं, ऑल राइट, क्वेश्चन क्या है देखिए, मैक्सिमम ग्रोथ रेट। मैंने ये पहला बेसिक क्वेश्चन लिया है क्योंकि ये काफ़ी बार आता है। ग्रोथ रेट, परसेंटेज इंक्रीज, एक ही बात है। ठीक है। तो हमें बोला है एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू का
ये जो 4 चैनल है उसमें से किसकी चैनल का एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू 1999 से 2002 में सबसे ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है कि जब यहाँ से यहाँ कोई भी 2 साल दिए हो तो उसके बीच के नंबर्स कोई मायने नहीं रखते। नॉर्मली क्या करते स्टूडेंट, सब सोचते हैं ना यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा, यहाँ से यहाँ नहीं। समझ में आ रहा है? जब हमें 2 साल दिए कि 1999 से 2002, तो वो 2 साल ही मैटर करते हैं। तो अब हमें देखना है ग्रोथ रेट यानी परसेंटेज वाइज। ठीक है, ऑल राइट। तो देखिए वैसे तो अगर आप एग्जैक्टली करने जाओ ना, अगर थ्योरेटिकली अगर आप बच्चे हो 7th 8th में पढ़ रहे हो, नॉर्मल सा परसेंटेज आता है आपको, तो आप कैसे करोगे? आप करोगे कि अच्छा 4 में से किसका ज़्यादा ग्रोथ रेट है, यानी सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज हुआ है एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू में। तो आप सोचोगे DD1 का था 4500, अब हो गया 6037। आप करोगे इस दोनों का डिफरेंस, क्योंकि देखिए हमेशा परसेंटेज क्या होता है, वैसे तो परसेंटेज का बेसिक मैंने कराया है, आप ये वीडियो भी देख सकते हो। ऐसा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख लीजिए। बट अगर आपको समझना है तो इस दोनों का डिफरेंस, क्योंकि इंक्रीज पूछा है वो ऊपर, कंपेयर करते हो नीचे, इंक्रीज है ना, हमें क्या निकालना है? इंक्रीज परसेंटेज, ग्रोथ यानी इंक्रीज, कितना ग्रोथ हुआ, इंक्रीज रेट यानी उसको परसेंटेज में देखना है। तो यहाँ पे ग्रोथ कितना हुआ, यहाँ से यहाँ जो डिफरेंस है वो 1537 किस पे हुआ है ना, हमेशा नीचे क्या आता है? बेस ईयर, कहाँ से हुआ, बेस नंबर कौन सा है आपका? 4500 पे हुआ। तो जो भी 1500 रुपये आपने बढ़ गए वो कहाँ पे इंक्रीज हुआ, ग्रोथ कहाँ पे हुआ? 4500 पे। सो 1500 डिवाइड बाई 4500, 1500 मैंने रफली ले लिया, एक्चुअली ऊपर का 37 निगलेक्ट किया। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है नहीं, अप्रोक्सीमेशन इज द की। तो यहाँ पे देखिए, तो आपको सीधा दिखना चाहिए, जैसे ये देखते हो ना, दिस 1/3, इतना टाइम लगना चाहिए। समझ में आ रहा है? सीधा दिखना चाहिए, 1500 बाई 4500 1/3। इसको कुछ करना नहीं है, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसे ही दिखना चाहिए जैसे देखता हूँ 1/3, बस। मैक्सिमम 5 सेकंड, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 2-3 सेकंड बहुत हो गए। ऑलराइट, फिर मैं जैसे इसको देखता हूँ कि 2000 था 3100, सीधा दिखना चाहिए कि 2000 पे 1100, 55%। वापस 5 सेकंड तो मैक्सिमम लगना ही नहीं चाहिए। मुझे सीधा दिखेगा ना 2000 पे 1100, 11/20, तो 20 पे 11 है तो 100 पे कितना होगा? इंटू 5, 55%। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें 2-3 सेकंड लगनी चाहिए भाई, 5 सेकंड तो मैं हायर साइड बोल रहा हूँ। ठीक है, एट दी मोस्ट 5 सेकंड। आपको जैसे ये नंबर्स दिखते हो 4500, 6000 1/3 33%, 2000 3100 55%, ऐसे दिखना चाहिए। ठीक है, यू शुडंट बी रियली डूइंग इट कि अच्छा यहाँ से यहाँ कितना हो भाई 1100 किस पे हुआ था, अच्छा ये तो यहाँ से हुआ था 2000 इंटू 100, 2 0 काटो, 1 0 काटो, 110/2 यानी 55, ऐसे नहीं। समझ में आ रहा है? वो तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे अगर आप चारों निकालोगे तो टाइम पास हो जाएगा। तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और कैलकुलेटिव क्लैरिटी या तो स्पीड, ये सब हमें देखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए कि 2000 3100 11/20 55%। अच्छा, अब ये 190 to 260 गिनना नहीं है, सीधा आइडिया आना चाहिए 190 पे 70, 50% से कम है। मुझे गिनना थोड़ी है, मुझे तो सबसे हाईएस्ट किस में था वो देखना है। अब 190 का आधा 95 होता है, यहाँ तो 70 ही बढ़ा है, आधा नहीं बढ़ा, 50% भी नहीं बढ़ा, तो ये कहाँ से रेस में आया? अभी तो रेस में यही आगे चल रहा है। 1/3 यानी 33%, इसका 55 है ना। यहाँ पे देखते हैं 160 का आधा 80 तो बढ़ा नहीं है, 45 ही बढ़ा है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं। तो आपका आंसर सीधा कौन सा? DD2 है ना, सीधा आपका आंसर DD2, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा। तो देखिए ये पूरा क्वेश्चन अगर आप चारों कैलकुलेशंस करने जाओगे तो टाइम पास हो जाएगा। आपको ये समझना है, जैसे ये देखते हो आपको ऐसे ही 1/3 33%, मोर देन 50, लेस देन 50, लेस देन 50, बात खत्म। DD2 शुड नॉट टेक मोर देन 10 सेकेंड। सेंस तो मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, एक बार आपने एक क्वेश्चन पढ़ लिया 10 सेकेंड लगने चाहिए देखने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। तो ये क्वेश्चन में भाई कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे करता है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है कि दूरदर्शन ने जो अपनी 2 चैनल्स है DD1 और DD2, उसके बीच में रखी एक कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन क्या रखी है कि भाई अगर किसी चैनल का ये रेशियो देखिए, व्यूअरशिप टू एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू रेशियो दूसरी चैनल से ज़्यादा हुआ, भाई एक साल में तो किसी का भी ज़्यादा होगा, लेकिन 2 लगातार साल तक अगर ज़्यादा रहा ये वाला रेशियो एज कंपेयर टू अदर चैनल, ये 2 चैनल के बीच में रेस है DD1 एंड DD2, अगर किसी भी चैनल का ये वाला रेशियो दूसरी चैनल से ज़्यादा रहा, वो भी लगातार 2 साल तक, तो दूसरे साल में उसको पेनल्टी लगेगी। समझ में आए ऐसी बात है ना, वी कैन अंडरस्टैंड दिस, वी कैन कोरिलेट। तो अब बोला है कि भाई कौन सी चैनल को कौन से साल पे पेनल्टी लगेगी। ठीक है,
तो अब देखते हैं ना, ये व्यूअरशिप टू एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू रेशियो तो यहाँ पे दिख ही जाएगा, यहाँ पे सीधा देखना है 1500 बाई 4500 1/3, 6/18 होता तो 1/3 होता, हाँ या ना। तो ये सब समझ में आना चाहिए, लेकिन 1800 की जगह 2000 है, तो ये 1/3 से ज़्यादा हुआ कम हो गया। अब ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। देखिए मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ शांति से। जैसे मैं ये देखता हूँ 1/3 दिख ही रहा है, हमें क्या करना है, वापस व्यूअरशिप से एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू का रेशियो यानी दिस डिवाइड बाय दिस, ये हमें दोनों चैनल को कंपेयर करना है कि किसका ज़्यादा है। जिसका ज़्यादा है उसको दंड हो सकता है, पेनल्टी हो सकती है, पहले साल नहीं, अगर उसका ज़्यादा रहा दूसरे साल तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे वापस ये है 1/3, तो मैं क्या सोचूंगा 600, तो यहाँ 1800 होता तो 1/3 होता। अब नीचे ज़्यादा होने से वैल्यू कम होती, ये सिंपल सा फंडा है। देखिए कोई भी फ्रैक्शन का, कोई भी अगर आपके सामने फ्रैक्शन है, ऊपर वाली वैल्यू बढ़ाओ वैल्यू बढ़ेगी, ऊपर वाली वैल्यू कम करो वैल्यू कम होगी, लेकिन नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है ना, जो डिनोमिनेटर बोलते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ाओ तो वैल्यू कम होती है, उसकी वैल्यू कम करो तो वैल्यू बढ़ती है। ये बेसिक फंडा फ्रैक्शन का क्लियर होना चाहिए। अगर ये पता है तो आपको कोई निकालना नहीं है, आपको पता चलना चाहिए कौन सा रेशियो ज़्यादा है। ये 1/3 है, ये 1/3 से कम है, यानी ये ज़्यादा है। तो अभी क्या हुआ, DD1 पे तलवार लटक रही है भाई, कि अगर दूसरी साल ज़्यादा रहा ये रेशियो, अभी तो ज़्यादा है, दूसरी साल ज़्यादा रहा तो उसको पेनल्टी लगेगी। देख लेते हैं अब किसका ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। ये हो गया भाई 5/16 बोल सकता हूँ, है ना, ये सीधा पता चल जाना चाहिए 5/16। इसको 2200 मान लो ना रफली, तो क्या 2 0 कट जाए, 7/22, है ना। अब सोचिए, देखिए बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है ना। तो अब कैसे पता चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, 22 5 जा 110, 110, 16 7 जा 112, तो ऊपर 110 नीचे 112, कौन बढ़ गया, नीचे बढ़ गया। ये समझ में आ रहा है, एक सिंपल सा फंडा है ना। 5/16 बढ़ा, ऐसा है तो थोड़ी जगह पे मैं करता हूँ। यहाँ पे देखिए 5/16 बढ़ा या 7/22 बढ़ा, यही था ना, फिगर्स तो यही थे। अब मैंने क्या किया, देखिए नीचे LCM जब हम सेम करते हैं, यानी इसको इंटू 22 करते हैं दोनों को, इस दोनों को इंटू 16 करेंगे, है ना। तो क्या मैंने 22 इंटू 5 110 अपॉन भाई ये 16 इंटू 22 है, समझ में आ रहा है। ये वाले को मैंने किया 16 से, ऊपर नीचे दोनों को 16 से मल्टीप्लाई, तो 112 16 इंटू 22, तो नीचे तो अब सेम हो गया ना, डिनोमिनेटर कैंसिल कर दो, बड़ा कौन है ना, ये वाला बड़ा है। क्लियर है। पर ये सब इतना लंबा नहीं करना है आपको, यहाँ पे ही दिख जाना चाहिए 5/16 7/22 110 112, बात ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। DD1 बच गया, है ना, DD1 बच गया भाई। यहाँ पे वो उस पर तलवार लटक रही थी, अब इसका ज़्यादा है, तो अब DD2 पे तलवार लटक रही है। क्यों तलवार लटक रही है, क्योंकि 2 साल तक ये नहीं कर सकते। क्वेश्चन में बोला है ना, अगर दूसरे साल लगातार ये हुआ तो दिक्कत हो सकती है। चलो देख लेते हैं यहाँ पे किसका ज़्यादा है। यहाँ पे जैसे मैं देखता हूँ, अब ये हो जाएगा 33/100, है ना, यानी ऑलमोस्ट 1/3 से थोड़ा सा कम है। ये दिख रहा है ना, 100 का 1/3 33.33 होता है, तो फिर इसका 1/3 करो ना, 210 का 1/3 होता है 2100 का 700, ज़्यादा है ना। तो इस तरह से दिखने में आना चाहिए, समझ में आ रहा है। ये ऊपर वाला 1/3 से थोड़ा कम है, नीचे वाला 1/3 से ज़्यादा है, बात खत्म हो गई। क्योंकि 2100 का 1/3 700 होता, दिस इज मोर देन 700, सो दिस मीन्स यहाँ पे ज़्यादा है। तो DD2 आ गया अभी प्रॉब्लम में, यहाँ पे भी ज़्यादा, यहाँ पे भी ज़्यादा। तो 2 बार लगातार उसने अदर चैनल से अपना ये रेशियो ज़्यादा रखा है, तो उसको पेनल्टी होगी 2001 में। DD2 कौन सा ऑप्शन है ऐसा, DD2 2001, है ना। तो भी देखिए, पहले तो ये डाटा समझना है, ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए फटाक से। जैसे आप पढ़ते हो विदिन 5 to 10 सेकेंड समझ में आ जाना चाहिए, और उसके बाद फटाक से ये कैलकुलेशंस, ठीक है। सो दिस शुड नॉट टेक मोर देन मे बी 45 सेकेंड्स। फाइन, आपने एक बार ये क्वेश्चन समझा, 10 सेकेंड, आधे मिनट में आपने ये कर लिया। मैक्सिमम बोल रहा हूँ भाई, 40-45 सेकेंड शुड बी इनफ, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बेसिक है, लेकिन फिर भी मज़ा आए ऐसे, है ना, आपको मज़ा आएगा भी। मैंने क्वेश्चन ही ऐसे लिए, आपको मज़ा आने वाला है, आपका बेसिक फंडामेंटल्स भी क्लियर होगा और मज़ा भी आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस ईजी भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला फंडा क्लियर था, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए वापस 3rd and 4th 2 क्वेश्चन आपको पहले करने में थोड़ा हट जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पोज करके आप कर लीजिए इसको सॉल्व, और उसके बाद कर लीजिए इसको सॉल्व, ठीक है। तो चलिए, होपफुली कोई दिक्कत नहीं आई होगी, मज़ा ही आया होगा, क्वेश्चंस अच्छे हैं, आपको मज़ा आया होगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करने। पहले देखते हैं 3rd क्वेश्चन। अब जैसे ही हम डाटा देखते हैं, हमें देखिए स्ट्राइक क्या होना चाहिए। जैसे डाटा देखते हैं हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा फैकल्टीज तो एग्जैक्ट दी है अलग अलग साल में,
स्टूडेंट्स के बारे में हमें बोला है कि भाई इतना इतना % चेंज हुआ एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। ऑल राइट, कुछ आइडिया आ रहा है। अब हम जैसे नीचे देखते, चलो फिर क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन में हमें बोला है हाईएस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फैकल्टी टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो दिए ही नहीं है ना, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसी तरह मिल जाए ऐसा भी कोई डाटा नहीं है, लेकिन हमें स्टूडेंट्स मिला ढूंढने भी नहीं है। हमें पूछा क्या है, रेशियो। रेशियो क्या होता है, रिलेटिव फिगर होता है, तो उसमें तो एक रिलेटिव आइडिया लेना है ना। तो हमें यहाँ पे परसेंटेज से आइडिया दिया ही है, तो हम कर सकते हैं ना। हम अगर सोच सकते हैं अगर यहाँ पे 100 होता है, क्योंकि ये 1990 के स्टूडेंट्स क्या है 10% बड़े हैं अगले साल से, तो हमें 1989 से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे 1989 में फैकल्टी तो नहीं पता, पर स्टूडेंट्स हम अज्यूम कर सकते हैं कि अगर 100 होते तो यहाँ 110 हुए, फिर 110 के 5% बढ़े, वो पॉइंट में आ जाएंगे ना। तो एक काम करते हैं 200 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, राउंड फिगर थोड़ा समझ में आ रहा है। मैंने देखा 100 लूँगा तो 100 का 110 होगा, फिर 110 का 5% तो पॉइंट में आएगा, तो मैंने सोचा चलो ऊपर 200 ले लेता हूँ राउंड फिगर, तो थोड़ा दिक्कत ना हो भाई। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे 200 होते तो यहाँ पे 10% बढ़ के यानी 20 बढ़ के 220 होते। समझ में आ रहा है। यहाँ पे 5% कम हुए, 5% निकालना ईजी है ना, 22 का आधा 11, ये सब ट्रिक्स आनी चाहिए है ना। 5% यानी 10% का आधा, 22 का आधा 11 कम हुए, तो यहाँ पे 209 होंगे। फिर यहाँ पे 10% बढ़े तो 20.9 बढ़े, तो रफली ले लो ना 21, इसका 10% कितना 20.9, 21 बढ़ गए 230 ले लो। उसके बाद 5% वापस बढ़े, अब इसका 5% वापस पॉइंट में आएगा, तो शायद शुरू में 400 लिया होता तो और भी अच्छा होता, पर चलेगा, अब थोड़ा पॉइंट में लिख लेते, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 5% यानी 23 का आधा 11.5, 241.5 हो गए। 10% वापस बढ़े, इसका 10% 24 होगा, तो 260, 24 यानी 265.5, और फिर 10% कम हुए, इसका 10% यानी 26.5 होगा, यानी 239 है ना। देखिए ये सब कैलकुलेशंस आपके ऊपर है ना, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह होना चाहिए। अब ये प्रैक्टिस आपके ऊपर है। मैंने ढेर सारे आपको चैप्टर बता दिए हैं, मतलब कि वीडियो रखे हैं, 3 वीडियो मैंने बताए थे, आप उसके ऊपर से कैलकुलेशन शॉर्टकट सीखो। अगर अभी भी आपका बाकी है तो यहाँ पे मैं वापस आई बटन देता हूँ, वापस वो कैलकुलेशंस के ऊपर तीनों वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आप इसी तरह से कैलकुलेशंस कर पाओ, ठीक है। चलिए, तो एक बार ये पता चल गया, अब हमें क्या चाहिए, देखिए हाईएस्ट रेशियो कहाँ पे, फैकल्टी से स्टूडेंट्स का है ना। तो अब देखिए हर एक रेशियो कोई ढूंढना नहीं है, यहाँ पहला तो रेशियो पता ही नहीं है, लेकिन यहाँ से 72/220 बढ़ा या अब देखिए ये रेशियो कब बढ़ता है, जब ऊपर वैल्यू बढ़े नीचे इतनी ना बढ़े, सीधी सी बात है ना। रेशियो कब बढ़ता है, रेशियो की वैल्यू फ्रैक्शन होता है, ऊपर वैल्यू बढ़नी चाहिए, नीचे इतनी नहीं बढ़नी चाहिए, या तो कम हो जाए तो और भी अच्छा है ना। तो यहाँ पे देखते, देखिए पहले ये 72/220, अब ये तो बढ़ गए और ये कम हो गए, तो ये तो अच्छा हुआ ना, ये बेटर है, सीधी सी बात है। हमें क्या देखना है, फैकल्टी टू स्टूडेंट्स, फैकल्टी अपॉन स्टूडेंट्स का रेशियो कब बढ़ेगा, जब फैकल्टी बने उतने बढ़ेंगे, स्टूडेंट्स उस हिसाब से नहीं बढ़ेंगे। कम हो जाए तो बढ़ ही गया है ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट्स के हिसाब से फैकल्टीज बहुत ज़्यादा हो। तो फैकल्टी बढ़ गई यहाँ से यहाँ, लेकिन स्टूडेंट्स तो ऊपर से कम हो गए, तो यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे वो रेशियो बढ़िया है। अब आगे देखते, देखिए यहाँ से यहाँ, अब स्टूडेंट्स तो फैकल्टी तो 2 ही बढ़ी, सामने स्टूडेंट्स काफ़ी बढ़ गए ना 20, यानी 1 के सामने 10, जबकि रियल तो 1 के सामने 10 नहीं है, 78 के सामने 780 तो है नहीं, दैट मीन्स ये बुरा हुआ। अब ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वो जो मैंने वीडियोस बोले ना, 3 वीडियोस कैलकुलेशन शॉर्टकट के, वो देख लीजिए। ये सब इसी तरह से स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि ये ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, क्यों नहीं अच्छा हुआ, देखिए वापस यहाँ पे 2 बढ़े, वहाँ पे 20 बढ़े, 21 बढ़े एक्चुअली। तो 2 स्टूडेंट के सामने, 2 फैकल्टी के सामने 20 स्टूडेंट इंटू 10 टाइम्स, ये 78 का 780 होता ना, तो वो मेंटेन होता, कम है ना, तो ये ऊपर वाला अच्छा है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से यहाँ 12, अच्छा पहले तो ये 90 वाले में चेक करते, दोनों में 90 है तो कम स्टूडेंट्स वाला अच्छा, कम स्टूडेंट्स किस में, ऊपर वाले में, हाँ या ना, यानी ये अच्छा है ये बुरा है। अब ये दोनों को कंपेयर करते हैं ना, 78 से 90, 12 फैकल्टीज बढ़ी, सामने स्टूडेंट्स कितने बढ़े, 209 से 241, यानी 31 है ना। तो देखिए 12 के सामने 31 यानी 2.5 टाइम्स है ना, 2.5 टाइम्स, तो मेरे हिसाब से अच्छा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे स्टार्ट कर लेते, देखिए यहाँ पे इस सबको हम यहाँ से भी कर सकते हैं। 90 के सामने ये फैकल्टी ज़्यादा बढ़ गई, 100 स्टूडेंट्स तो और भी कम हो गए है ना, तो इसको भी क्यों देखूँ मैं, ये तो सबसे बढ़िया है लास्ट वाला है ना,
तो अब तो देखिए अब यहाँ पे बात ही ख़त्म होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ आप देखिए 22 फैकल्टीज़ बढ़ी, सामने स्टूडेंट्स बढ़े सिर्फ 30। तो बहुत अच्छा है, 30 स्टूडेंट्स के सामने 22 फैकल्टी, यानी ऑलमोस्ट 70%, जबकि ये रियल फिगर कोई 70% है नहीं, तो ऑब्वियसली ये सबसे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह से पता चलना चाहिए। देखिए मैं वापस इसके लिए आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन शॉर्टकट होते क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, किस तरह से मैं सोचता हूँ। देखिए पहले ये चीज़ समझिए, अगर मुझे ये चीज़ करनी है, जगह मैंने यहाँ पे छोड़ी नहीं है पर यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ, चलिए यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए एक बार ये नंबर था 78/209, ठीक है, और दूसरा था 100/239। देखिए सोचना कैसे वो समझिए, इसमें से कौन सा बड़ा है मैं समझाता हूँ। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट इंटू 2 पॉइंट समथिंग तो है नीचे वाला, है ना, क्योंकि 80 2 160, 80 3 240, तो ऊपर जो भी है उससे 2 गुने से ज़्यादा है। हाँ या ना, समझ में आ रहा है। तो अगर मुझे ये रेशियो मेंटेन करना हो, ये मैंने बताया था उस वीडियो में, लेकिन वापस रिपीट करा देता हूँ यहाँ के लिए, कोई भी रेशियो को मुझे मेंटेन करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई रेशियो है 2/3, तो ऊपर अगर मैं 4 ऐड करूँ तो नीचे 6 ऐड करना चाहिए। जिस रेशियो में वो नंबर्स है ना, उसी रेशियो में होगा क्या, देखिए ये 2 का डबल 4 ऐड किया तो नीचे 3 का डबल 6 ऐड करूँ, रेशियो विल स्टिल बी द सेम। क्यों, देखिए 2 + 4 6, 3 + 6 9, तो वापस 2 3 3 3, तो रेशियो सेम रहा ना, 2/3 2/3। तो जब वैल्यू ऐड होती है ना, तो उसी रेशियो में ऐड होनी चाहिए जिस रेशियो में ओरिजिनली थी, जिससे कि उसकी वैल्यू मेंटेन रहे। उससे हटके कुछ भी होगा तो फिर डिफरेंस आएगा, है ना। डिफरेंस कैसे आएगा, ऊपर अगर ज़्यादा ऐड हुआ है तो वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन ऊपर कम ऐड हुआ है तो वैल्यू कम होगी। ऊपर का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, लेकिन डिनोमिनेटर का इन्वर्स इम्पैक्ट होता है, यानी नीचे की वैल्यू बढ़ती है तो वैल्यू ओवरऑल वैल्यू डाउन होती है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ यानी इसका मतलब क्या, देखिए अगर मैंने यहाँ 4 की जगह 5 बढ़ाया होता तो वैल्यू बढ़ जाती, 6 बढ़ाया होता वैल्यू बढ़ जाती, पर 4 की जगह 3 बढ़ाया होता तो रेशियो की वैल्यू कम हो जाती, 2/3 से कम वाला वैल्यू आता, रेशियो आता। यहाँ पे 6 की जगह अगर 5 ही बढ़ाया होता, नीचे कम बढ़ाने से वैल्यू बढ़ती है तो भी वैल्यू बढ़ जाती। ये चीज़ समझ में आ रही है। तो जो रेशियो है उसी रेशियो में ऐड करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने किस तरह से अप्लाई किया, तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि ऊपर 22 ऐड हुए हैं और नीचे 30 ऐड हुआ है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे तो देखिए यहाँ से डबल से ज़्यादा ऐड होने चाहिए थे, है ना, ऊपर से नीचे की वैल्यू डबल से ज़्यादा है, तो 22 अगर ऊपर है तो नीचे 44 प्लस समथिंग ऐड होना चाहिए था, लेकिन कम ऐड किया ना, नीचे कम ऐड करने से वैल्यू बढ़ती है, यानी ये वैल्यू ज़्यादा बढ़ी है ना। बस इतना लॉजिक होना चाहिए। और मेरा कोई मैं ट्रिक नहीं देता, मैं आपको यहाँ पे इम्प्रूव करना चाहता हूँ, आपको ये इस तरह से समझना चाहिए। देखिए और भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया आते रहेंगे। ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हम, तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हम समझते रहेंगे। फाइन, चलिए तो ये वाला फंडा क्लियर है ना। तो सबसे आपका अच्छा वाला था 1995, यानी कि आपका आंसर ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी कुछ सिमिलर है, नहीं सिमिलर नहीं है, थोड़ा अलग ही है। यहाँ पे हमें बोला है अगर हर साल 10% फैकल्टी रिज़ाइन करके चली जाती है, हर साल 10% फैकल्टी रिज़ाइन करके चली जाती है, तो 1993 में नई वाली फैकल्टी कितना परसेंट थी। अब नई फैकल्टी किसको बोलते हैं, देखिए नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करने लगते हैं कि हर साल 10% चली जाती है, शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं। शुरू से कुछ नहीं करना, हमें कहाँ पे बोला है 1993 में जो नई आई हुई फैकल्टीज़ है वो टोटल फैकल्टी का कितना परसेंट थी। 1993 की टोटल फैकल्टी तो ये दिख ही रही है हमें, है ना। अब ये 90 में से कितना परसेंट नई थी, ये सिर्फ पूछा है। नई यानी क्या, जो उस साल आई है ना। तो अगले साल को देखो ना, अगले साल कितनी थी, 80 थी, तो भाई 8 तो रिज़ाइन करके चली गई होगी, क्योंकि हर साल 10% चली जाती है, तो 80 में से 8 चली गई होगी, तो 72 ही बची होगी। लेकिन अगर 90 है दैट मीन्स 18 नई आई है, तो भाई नई आई हुई फैकल्टीज़ कितनी है, 18, कितने में से, 90 में से 1/5 है, यानी कि कितना परसेंट भाई, 20%, है ना। समझ में आ रहा है। तो सिंपल सा फंडा है, सिर्फ उसको समझना ज़रूरी है। अगर वो डाटा आप समझो तो बहुत ईजी है, अगर वो डाटा को समझा हो, क्वेश्चन समझ में आ जाए तो फिर यू हो जाएगा। ठीक है, तो यही ये चेक करते हैं आपकी क्लैरिटी कि आपको इतना आइडिया आता है कि नहीं, ये समझ में आता है कि नहीं। क्लियर है, करने के बाद तो बहुत ईजी लगता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ पहले आप सोचिए आपसे हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर विद दिस। चलिए
आ जाते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट सेट हम देखते हैं 5 to 6, नहीं इसके बाद भी एक देखेंगे, 6 नहीं शायद एक और देख लेंगे, ठीक है। देखिए 5 to 6 यहाँ पे वापस पहले आपको करना है, मैं थोड़ा हट जाता हूँ, काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है। देखिए पहले आप कर लीजिए यहाँ पे पोज, ठीक है, और यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, और उसके बाद कर लीजिए यहाँ पे पोज और इसको सॉल्व कीजिए। सो होपफुली कोई दिक्कत नहीं आई होगी, है ना, मज़ा आया। हमने ये डाटा एक बार देखा है इंट्रोडक्शन लेक्चर में, मैंने आपको ये पूरा ग्राफ बताया था, उसका इंटरप्रिटेशन तो बताया ही था, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए देख लेते। देखिए जैसे हम ये देखते हैं प्राइस, है ना, हम देखते हैं हमें पूछा क्या है, सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा साल है जब प्राइस सबसे ज़्यादा परसेंटेज बढ़ी है। प्राइस तो दी ही नहीं है हमें, या तो सेल्स रुपीज़ में दिए है या तो सेल्स यूनिट्स में दिए हैं, तो प्राइस कहाँ मिलेगी। प्राइस हमें समझना है भाई, प्राइस होती है रुपीज़ पर यूनिट, है ना। सो दिस डिवाइड बाय दिस करेंगे तो प्राइस मिलेगी। तो अब हमें प्राइस ढूंढनी है, लिखनी है। यहाँ पे देखिए 1987 की प्राइस क्या होगी, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 1 लाख रुपए की चीज़ बेची थी और चीज़ बेची थी 700, 1 लाख बाई 700 यानी कि 1000 बाई 7, 143, 14.28%, 142.8 टू बी प्रिसाइज। अगर आपने वो परसेंटेज का टेबल याद रखा है तो फटाक से हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 143 लिख दो ना, 142.8 चलेगा। समझ में आ रहा है कैसे किया। 1 लाख डिवाइड बाई 700 यानी 1000 बाई 7, है ना। 1/7 का आपने रेशियो पढ़ा था ना, 14.28%, बस उसी का यूज़ करना है। तो 142.8 आएगा, यानी कि 143 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं 1988 में, यहाँ पे 1.5 लाख, और ये अगर हम देखूँ तो 900 से थोड़ा सा कम है ना, 900 से थोड़ा सा कम है, समझ में आ रहा है। 1.5 लाख 900 से थोड़ा कम। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 1.5 लाख डिवाइड बाई मान लो 890 ले लेते हैं, ठीक है, इसको 890 ले लेंगे, है ना, या 880 ले लेते हैं, 880 ले लेते हैं, ठीक है, दैट मेक्स मोर सेंस। अब ये किस तरह गिनना है, अब गिनने का एक तरीका समझाता हूँ। देखिए नॉर्मली कैसे हम गिनेंगे, इसको 900 ही मान लो ना, इसमें कर दो 900, क्योंकि कैलकुलेशन कब ईजी होते हैं, जब नीचे राउंड फिगर हो, ये मैंने सिखाया था। तो अगर आपने 20 ऐड किया नीचे, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये 900 जो है उसका रियल में ये कितना गुना है, आप समझ सकते हो, आइडिया ले सकते हो। 900, है ना, आपको ये नॉर्मल आइडिया पहले आ जाना चाहिए कि अच्छा ये डिवाइड बाई 900 होता तो क्या आंसर आता। तो आपको कर ही सकते हैं ना, 9 से डिवाइड करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। 9 × 16 144, है ना, 6 बच गया 60, यानी रफली 167। ये रफली तो 167 है। तो अगर आपने नीचे 20 ऐड किया, समझ में आ रहा है, नीचे अगर आपने 20 ऐड किया तो 20 × 170 रफली, है ना। अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए, बाकी रफली 167 भी डाल सकते हो, समझ में आ रहा है। आप नीचे 900 ही डाल दो, 30 डिवाइड बाई 900 जो आंसर आता है वो लिख सकते हो। पर अगर आपको थोड़ा प्रिसाइज होना है तो मैंने दूसरा फंडा बताया था। क्या बताया था, नीचे राउंड फिगर करो, क्योंकि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम कहाँ पे, नीचे वाला फिगर राउंड फिगर हो तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नीचे मैंने कर दिया राउंड फिगर, यानी 20 ऐड किया, तो रफली 167 170 मान लो, 20 × 170 कर सकते हो ना, 3400। तो ऊपर 3400 जोड़ दोगे ना, 153,400, ये आपको काफ़ी क्लियर आंसर देगा। अभी 2 0 कैंसिल, ये तो हम कर ही सकते हैं। 16 9 17 9 भी चलेगा, 153, ये जो 4 ही बचा, दैट मीन्स हार्डली 70, मतलब 174, है ना, पॉइंट तो बाद में आएगा, तो 174। तो 167 रफली था, समझ में आ रहा है। पर अगर हमें एग्जैक्ट प्रिसाइज करना होता तो मैंने क्या किया, नीचे राउंड फिगर किया 900, और फिर मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैंने 20 ऐड किया है, नीचे रेशियो को मेंटेन करना है, तो ये रफली तो ये 160 170 समझो ना, राउंड फिगर 170 टाइम्स है, तो 20 × 170 कर सकते हैं ना। 20 × 170, 17 × 2 34, 3400 ऊपर ऐड कर दिया, और बाद में जब डिवाइड किया तो मुझे एग्जैक्ट आंसर मिलेगा 174। और अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो ये करने में आपको टाइम लगेगा 10 सेकेंड, ठीक है, ज़्यादा नहीं। तो आप फटाक से ये, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ तो मैंने पूरा समझाते समझाते भी इतना जल्दी आपको बता दिया। भाई 174 आपका यहाँ पे आंसर है। तो यहाँ पे आपकी प्राइस हो गई 174, ऑलराइट। फिर यहाँ पे आपकी प्राइस, फिर यहाँ पे आपको 2 लाख से थोड़ा ज़्यादा 190, और ये शायद 920, है ना। तो 190 डिवाइड बाय 920, तो देखिए वापस वही चीज़ है, 1,90,000 डिवाइड बाय कितना था, 920, है ना, 920 ये था। अब वापस इसको करना नहीं है, रफली अगर मैं देखूँ तो 900 × 2 1800, 200 समथिंग है, × 200 समथिंग है ना, × 200 जितना कुछ है।
तो 200 तो मुझे पता है, तो मैं क्या करूँगा, अगर एग्जैक्ट करना है तो इसको 900 कर दो। तो ऊपर अगर 20 माइनस किया तो ऊपर 20 इंटू 2000, समझ में आ रहा है, क्योंकि इंटू 200 है ना, ये आंसर रफली क्या है, रफली हमने क्या निकाल दिया 200, पर अब हमें निकालना है एक्यूरेट। हमें कोई ऐसा करना है कि भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वी वांट टू बी मोर एक्यूरेट। चलिए 200 तो हम रफली बोल सकते हैं, 92 का डबल 184, रफली 200 है ना। पर 200 से अगर हमें क्लोज जाना है तो मैं करूँगा यहाँ पे 900, नीचे अगर मैंने 20 माइनस किया तो 20 इंटू 200, 4000, ऊपर माइनस कर दूँ 186,000, है ना, 2 0 तो कैंसिल, तो ये तो मैं कैलकुलेट कर ही सकता हूँ। 9 इंटू 2 18, 0, 9 इंटू 7 समझ लो ना 63, रफली 207, ये एक्यूरेट आंसर आएगा। ठीक है, 200 ऐसे ही था, 207 ये आपका आ गया एक्यूरेट आंसर, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 207। अब प्राइस यहाँ पे ये रफली है भाई 2,10,000 मान लेते हैं, है ना, 2,10,000, और ये तो आपका एग्जैक्ट है 900। तो अब तो ये कर सकते हैं 2,10,000 डिवाइड बाई 900, है ना, 2,10,000 डिवाइड बाई 900, 2 0 हो गए कैंसिल, ये तो हम कर ही सकते हैं। 70/3 यानी अरे 1 0 1 ज़्यादा होगा, मतलब कि ये हो जाएगा 700/3, 700/3 यानी 233.33, है ना, तो 233 लगा देते हैं यहाँ पे, 233। यहाँ पे प्राइस क्या ही होगी, ये तो 2,50,000 है ना, नहीं अब ये वाला, अच्छा यही है 2,50,000, और ये कितना है 1000 है, 2,50,000 डिवाइड बाई 1000, 250, यहाँ पे तो सीधा प्राइस आ जाएगा 250। और ये वाला प्राइस ये रफली होगा मेरे हिसाब से, नहीं ये वाला 3 लाख डिवाइड बाय 1100, तो 3 लाख डिवाइड बाय 1100, ये भी सिंपल है ना, 3 लाख डिवाइड बाय 1100, 2 0 कैंसिल कर दो, ये तो गिन ही सकते हैं, 11 दूनी 22, 8 80, 330, रफली 273, रफली बता देते हैं, है ना, 273। तो देखिए ये सब प्राइस आ गई। अब हमें देखिए पूरा करने में आपको 1 मिनट चला जाएगा, ठीक है, आपको ये पूरा करने में सबकी प्राइस निकालने में 1 मिनट जाएगा, लेकिन फ़ायदा क्या है, 2 क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमें बोला है मैक्सिमम परसेंटेज कब बढ़ा है, सबसे ज़्यादा कब बढ़ा है भाई, यहाँ से यहाँ बढ़ा है वो ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है, आप देख सकते हो सिर्फ 31 बढ़ा है ना, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है 26 33 बढ़ा है ना, समझ में आ रहा है। तो कौन सा बड़ा होगा भाई, परसेंटेज वाइज ऑब्वियसली छोटे बेस पे ऑलमोस्ट सेम बड़ा है ना, ऑलमोस्ट सेम बड़ा है, छोटे बेस पे बड़ा है वही ज़्यादा होगा, यानी ये यहाँ से यहाँ परसेंटेज ही ज़्यादा होगा। अभी तक यहाँ से तो ज़्यादा बड़ा ही नहीं है, 26 ही बड़ा है, यहाँ से भी ज़्यादा नहीं, यहाँ से भी ज़्यादा नहीं। तो देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे 2 जगह बढ़ा था, पर परसेंटेज कब होता है, जब छोटे बेस पे बढ़ता है। ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो फटाक से हम बोल सकते हैं जो पहले साल बढ़ा यानी कि 1988, ये हमारा आंसर होगा, है ना। देखिए एक ये भी तरीका था कि आप ग्राफ से थोड़ा समझें, ठीक है। ग्राफ में क्या समझना था कि आपके रुपए बढ़ने चाहिए। प्राइस कब बढ़ती है, जब आपके रुपए ज़्यादा मिले एज़ कम्पेयर टू आप यूनिट्स बेचो। आपके सेल्स इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, पहले भी 50 टीवी बेच रहे थे, अब भी शायद 55-60 ही बेच रहे हैं, लेकिन जो रुपए मिल रहे थे वो मान लो कि आपको 20 लाख की जगह सीधे 30 लाख मिल रहे हैं। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। तो आपको ये भी देखना, आप देख तो सकते थे कि जब रुपए ज़्यादा बड़े हो एज़ कम्पेयर टू, रुपए यानी ये ट्राइंगल वाला, ये यहाँ से यहाँ बड़ा है एज़ कम्पेयर टू, ये थोड़ा फ्लैट है, इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है। पर ये भी देखो थोड़ा डाउट तो रहता है, ये भी थोड़ा अच्छा ही स्लोप है, ये भी कम है, तो यहाँ पे दोनों में डाउट तो रहता। उसके बाद यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे रुपए बड़े हैं, ये भी बड़ा है लेकिन उतना नहीं बड़ा है ना, यहाँ पे रुपए भी इतने खास नहीं बड़े, और यहाँ पे तो ये कम ही हो रहा है, तो यहाँ पे तो नहीं है। तो पहले दोनों में डाउट तो रहता, आपको करना तो पड़ता ही पड़ता, पर यहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया आ सकता है। क्लियर है। पर मैंने क्यों रिस्क नहीं लिया, क्योंकि वैसे भी ये दोनों क्लोज थे, 2 तो करने ही पड़ते हैं। और बाद में लास्ट में दूसरा क्वेश्चन भी हमारा क्या था भाई, दूसरा क्वेश्चन इसके बाद हमारा था कि प्राइस कौन से साल 200 रुपये को क्रॉस कर गई। ऐसा कौन सा साल था कि जब प्राइस 200 रुपये को क्रॉस कर गई। तो अगर हमने ये किया है तो हमें पता है यहाँ पे 200 को क्रॉस कर गई, यानी कि 1989। तो पहले का आंसर था 1988, दूसरे का आंसर था 1989। 1988 यानी पहले का आंसर था ए। सबसे ज़्यादा प्राइस परसेंटेज में कब बढ़ी है, परसेंटेज प्राइस राइज, तो भाई यहाँ से यहाँ जो बढ़ी है वो है ना। और दूसरा क्वेश्चन हमारा था भाई यहाँ पे कि प्राइस 200 को कब क्रॉस कर गई, तो यहाँ पे 1989 में 207 हुई थी, यानी कि आपका आंसर बी। ठीक है। सो होपफुली दिस इज प्रीटी इजी।
आप समझ में आ रहा है, इजी है ना। चलिए लास्ट सेट पे आ जाते हैं, ठीक है। देखिए बेसिक ही क्वेश्चंस लिए, लेकिन थोड़े बहुत ट्रिकी है कि आप समझ सकते हो कि नहीं कि प्राइस क्या होता है वगैरह वगैरह। वापस ये एक ऐसा ग्राफ है जिसको मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था, जिससे कि आपका थोड़ा माइंड तो क्लियर हो ही जाए। तो चलिए ये क्वेश्चन को पहले आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 7, 8, 9 लास्ट सेट ले रहे इस वीडियो में, ठीक है। 3 क्वेश्चन का सेट है। पहले आप यहाँ पे पोज कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद कर लीजिए भाई यहाँ पे 8th क्वेश्चन पे, ठीक है। मैं थोड़ा हट जाता हूँ, यहाँ पे पोज करके कर लीजिए इसको सॉल्व, और उसके बाद यहाँ पे पोज करके कर लीजिए इसको सॉल्व, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन है, चलिए करते हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो देखिए जैसे ये डाटा देखते हो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, प्रोडक्शन एक्सपोर्ट दोनों मिलियन केजी में दिया है, और पर हेड अवेलेबिलिटी वो ग्राम में दी है, और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी किस तरह आई होगी, तो एक्सपोर्ट माइनस प्रोडक्शन, सॉरी प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट, तो अवेलेबल मिलेगा। जो प्रोडक्शन है उसमें से एक्सपोर्ट किया वो भूल जाओ, तो बाकी का अवेलेबल है अपने कंट्री के लोगों के लिए, और उसको जब आप पॉपुलेशन से डिवाइड करोगे तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी आई होगी। ये हमें समझ में आना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। 83-84 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी। तो अभी तो हमने बात की, क्या बात की कि भाई एक्सपोर्ट माइनस प्रोडक्शन डिवाइड बाय पॉपुलेशन इज इक्वल टू पर कैपिटा अवेलेबिलिटी। ये समझ में आ जाना चाहिए। इसका मतलब हुआ पॉपुलेशन को इधर लेके चले जाओ और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी को इधर लेके चले जाओ। हमें क्योंकि ढूंढनी है पॉपुलेशन, वो क्या होगी, एक्सपोर्ट माइनस प्रोडक्शन डिवाइड बाय पर कैपिटा अवेलेबिलिटी। ये कोई ऐसे लिखना नहीं है, आपको दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए। मैंने तो आपको समझाने के लिए लिखा है। एग्जाम में तो आप जैसे देखोगे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा 83-84 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 645 माइनस 215 यानी ये हो गया भाई 430 मिलियन केजी, है ना। तो आप सीधा ऐसे ही लिखोगे कि अच्छा 430 मिलियन केजी डिवाइड बाय पर कैपिटा अवेलेबिलिटी उस साल की कितनी थी, 544 ग्राम थी, है ना। तो आप सीधा लिखोगे यहाँ पे 544 ग्राम, है ना। तो अब आप समझोगे ना कि अच्छा पॉपुलेशन किस में दी है। पॉपुलेशन अगर दी है मिलियन में दी है, तो इसका मतलब मिलियन को तो ऐसे ही रखना है, मिलियन को तो ऐसे ही रखना है। ये किलो से ग्राम मतलब 3 जीरो ऊपर ज़्यादा होंगे, यानी बेसिकली 430 3 जीरो और डिवाइड बाय 444 इतने मिलियन, ये है ना। अब यहाँ पे हमें समझ में आ जाना चाहिए कि 544 इंटू 8 कर दूँ मैं, है ना। अगर इसको इंटू 8 करूँगा तो थोड़ा बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि 5 इंटू 8 40, लेकिन ये 44 भी तो है ना। अगर सोचो ना 544 इंटू 8 कितना होगा, 500 इंटू 8 4000, 40 इंटू 8 300 समथिंग, 4300 प्लस समथिंग। तो ये 4300 तो यहाँ पे है, यानी इंटू 800 से थोड़ा कम, है ना। 800 से थोड़ा कम। देखते ऑप्शन ज़्यादा है या कम है। यहाँ पे एक ही तो है, थोड़ा सा कम ना, ये तो काफ़ी ज़्यादा कम है। समझ में आ रहा है किस तरह, वापस बताता हूँ। तो ये सब गिनना नहीं होता। आर यू गेटिंग दिस। वापस देखिए मैंने किस तरह किया। मैंने ये सोचा, रफली सोचा ना, इंटू 8 करूँ तो हाँ 400 के करीब आता है, तो मैंने पूरा इंटू 8 करके सोचा, ये दिमाग में सोचा मैंने। 500 इंटू 8 4000, 40 इंटू 8 320 प्लस 32 4352 होगा। तो अगर ये 4352 होता तो यहाँ 8 और 2 जीरो 800 आता ना, पर ये 4352 नहीं, यहाँ 2 जीरो थोड़ा सा कम है, तो 800 मिलियन से थोड़ा सा कम वाला ऑप्शन उठा लेना है, तो सीधा 7 है। तो ये सब ट्रिक्स है। आप अगर एक्चुअली कैलकुलेटर पकड़ोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, जिसकी ज़रूरत नहीं होती। और मोस्ट ऑफ द एग्जाम में तो कैलकुलेटर्स अलाउड ही नहीं है ना। तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, खुद ही करना है। बट दिस इज़ हाउ यू थिंक। तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि ऐसे करना है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह ये स्ट्राइक होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो चलते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि भाई अगर 84-85 यानी कि जो लास्ट ईयर दिया है, तब अगर आपकी एरिया जो है जिसमें आप टी उगाया करते हो, है ना, जहाँ पे आप बोते हो आपके टी के पत्ते, वो 10% कम जगह है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, है ना। जो अगले वाला साल था उससे 10% कम जगह है, तो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी कितना परसेंट बढ़ी। अब यहाँ पे देखिए कोई बोलते नहीं है, आपको समझना होता है कि यार ये प्रोडक्टिविटी क्या हुई, है ना। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी यानी आपकी अगर प्रोडक्टिविटी क्या है, आपकी कार्य क्षमता। बेसिकली क्या होता है, आपका आउटपुट बाय इनपुट। समझ में आ रहा है ना। अगर मैं 100% देता हूँ और मेरे अगर 80% ही काम बनता है तो मेरी कार्य क्षमता कम है।
पर आप अगर 80% एफर्ट दे के 100% रिजल्ट लाते हो तो आपका एफिशिएंसी अच्छा है, आपकी कार्य क्षमता अच्छी है, आपका प्रोडक्टिविटी अच्छा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्टिविटी का मतलब हुआ सेम इनपुट से, अगर मैं काम करता हूँ 50, आप काम करते हो, मैं भी 5 घंटे काम करता हूँ, आप भी 5 घंटे काम करते हो, मैं 50 चेयर बनाता हूँ, आप 60 चेयर बनाते हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हुई। कितनी ज़्यादा हुई? 10/50, मेरे से 20% ज़्यादा हुई। हाँ या ना? तो जो आवर्स देते हैं, जो एफर्ट देते हैं, उसके हिसाब से सेम जब एफर्ट हो, बेसिकली प्रोडक्टिविटी क्या हुई? जब एफर्ट सेम हो तो कितना काम आप ज़्यादा कर लेते हो। सीधी सी बात है। तो यहाँ पे हमें ये बोला है कि 84, 85 यानी यहाँ पे जहाँ पे हम 660 प्रोडक्शन करते, तब अगले साल जहाँ पे इतना काम ही हुआ था उससे 10% ज़मीन तो कम थी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे 10% एरिया कम था और फिर भी काम तो ज़्यादा किया, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी ना। एक्सेट कितना परसेंट बढ़ी? अब देखिए अलग अलग तरीके से कर सकते हो। एकदम लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो आप ऐसा मान लोगे कि यहाँ पे यार अगर 100 एकड़ ज़मीन थी तो यहाँ पे 90 एकड़ ज़मीन हो रही होगी, 10% कम। तो यहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी हुई? 645 डिवाइड बाय 100, यानी आप ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पे मेरी प्रोडक्टिविटी हुई 6.45, है ना। यहाँ पे मेरी प्रोडक्टिविटी कितनी हुई? 660/90, तो 0 0 कैंसल, 66/9 तो आप कर ही सकते हो। 9 7 जा 63, 3 बच गए 30, 9 3 जा 27, 3 बच तो 7.33। और फिर आप सोचते हो यहाँ से मेरी प्रोडक्टिविटी जो यहाँ बढ़ी वो कितना परसेंट बढ़ी? तो कितना डिफरेंस है? 88.88 0.88 कहाँ से बढ़ा? 6.45 से, है ना। तो ये कितना परसेंट? रफली बोलो ना, इसको एग्जैक्ट नहीं करते, रफली बोलो ना, इसको राउंड फिगर कर दो। 88 और ये 6.45, दो पॉइंट तो हटा दो। 100/700 रफली, है ना। 0.88 यानी 100, थोड़ा बढ़ा दो, या नीचे भी थोड़ा बढ़ा दो। 100/700 1/7 14.28%, अराउंड 14% के अराउंड कोई आंसर। तो अगर ऑप्शन नज़दीक हुए तो दिक्कत होगी, पर अभी तो एक ही है 13.7। समझ में आ रहा है ना। तो ये एक तरीका हुआ। समझ में आ रहा है? बहुत तरीके हो सकते, कभी एक तरीका नहीं होता। आपका माइंड जिस तरह से चले, ये एक तरीका हुआ कि आप मान लो यहाँ पे 100 थी ज़मीन तो यहाँ पे 90 थे एरिया, प्रोडक्टिविटी निकाल दी, कितना परसेंट बढ़ी वो निकाल दिया। अच्छा, आप ऐसे भी तो निकाल सकते थे। मैं ऐसा भी निकाल सकता था कि यार अगर प्रोडक्टिविटी सेम होती तो मेरा काम 645 से 10% कम होता, है या ना। बहुत अलग अलग तरीके हैं भाई। देखिए 645 तो लास्ट टाइम हो ही रहा था, अगर 10% ज़मीन कम हो गई तो इसका 10% यानी 64.5, 65 समझ लो ना, इसमें 65 हटा दो तो 580 ही प्रोडक्शन होना चाहिए था, लेकिन किया तो 660 है। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है। अगर प्रोडक्टिविटी चेंज नहीं होती तो ज़मीन 10% कम है तो 10% काम भी कम बनता, यानी कि 645 का 10% अराउंड 64.5 यानी 65 कम काम बनता तो 580 ही बनता, लेकिन हमारा काम तो 580 की जगह 660 बना है, यानी कि कितना ज़्यादा हुआ? 80। यहाँ पे बना देता हूँ, 80 ज़्यादा हुआ किस पे, है ना। 80 जो भाई यहाँ पे ज़्यादा हुआ वो किस पे ज़्यादा हुआ? 580 पे, है ना। तो यहाँ पे भी 8/50, 8 7 जा 56, 1/7, है ना। यहाँ पे भी दिखता है ना 8 7 जा 56, ये 56 की जगह थोड़ा बड़ा है, नीचे बड़ा होने से वैल्यू कम हो जाती है, यानी 1/7 से थोड़ी वैल्यू कम। 1/7 क्या होता है? 14.28% से थोड़ा कम। 14.28% से थोड़ा कम कौन सा है? एक ही तो है। तो भी तरीके काफ़ी हो सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस, है ना। तो मैं आपको हर एक टाइप के तरीके समझा रहा हूँ जिससे कि आपका माइंड डेवलप हो पाए। फाइन, कैसे समझना है? क्लियर है। तो ये सब क्वेश्चंस को इस तरह से देखा जाता है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि अपनी क्लैरिटी एकदम बन जाए। एक लास्ट बाकी था, हाँ 9th क्वेश्चन हमारा बाकी था भाई। यहाँ पे हमें ये पूछा है, हाफ डिकेड है ना, हाफ डिकेड यानी 10 साल, हाफ डिकेड 5 साल हुए ना, ये 1 2 3 4 5, तो ये 5 साल में हमें बोला है एवरेज प्रोपोर्शन ऑफ टी एक्सपोर्टेड कितनी थी, यानी हमने ऑन एन एवरेज कितना प्रोपोर्शन 0.36, प्रोपोर्शन परसेंटेज में बोल तो 36% यानी 0.36, 38% यानी 0.38, 35% यानी 0.35 या 37% यानी 0.37, ठीक है ना। ऑन एन एवरेज आपका जो प्रोडक्शन था उसका कौन सा पोर्शन आपने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। किस तरह करेंगे? देखिए एक तो हम ये सोचते कि यहाँ पे 421 में से 207 यानी मे बी हाफ से थोड़ा कम है ना, मे बी 49%
यहाँ पे 560, 190, 1/3 से शायद थोड़ा ज़्यादा 34%। तो क्या मैं ये सब परसेंट को ऐड करके डिवाइड बाई 5 करूँगा तो चलेगा कि नहीं? एक आइडिया है ना, एक मेथड। वापस बताता हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ। एवरेज पूछा है ना मैंने कि मैंने मेरे जो प्रोडक्शन है उसमें से कितना एक्सपोर्ट किया, तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे 421 का आधा कितना होगा भाई? 210.5, उससे थोड़ा कम है तो 49% ऐसे ही मान लो। यहाँ पे 561 का 1/3 कितना होगा? 187, ऑलमोस्ट 1/3 है ना, तो 34%। तो उसी तरह यहाँ निकालूँ, यहाँ निकालूँ, यहाँ निकालूँ और बाद में करूँ, सबकी एवरेज तो चलेगी? हाँ या ना? नहीं चलेगी, ठीक है ना। वो गलत आंसर देगा। क्यों गलत देगा? वो वेटेड एवरेज नहीं हुआ। देखिए समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर मैं 50 में से 10 एक्सपोर्ट करता हूँ एक बार, ठीक है, और दूसरी बार 100 बनाता हूँ और मान लो कर देता हूँ 90 एक्सपोर्ट। पहली बार मैंने क्या किया? 50 बनाया, प्रोडक्शन 50 था, 10 एक्सपोर्ट कर दिया। दूसरी बार मैंने 100 बनाया और 90 एक्सपोर्ट कर दिया। 2 साल है। अब मैं बोलूँ ये दोनों में ऑन एन एवरेज कितना एक्सपोर्ट हुआ है? तो आप सोचो, यहाँ पे 50 में से 10 यानी 20%, यहाँ पे 100 में से 90 यानी 90%। तो ऑन एन एवरेज 90 और 20 110 का आधा यानी 55% एक्सपोर्ट हुआ है। भाई अगर आप ऐसा करते हो तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप समझो टोटल आपने क्या किया? 150 में से 100 एक्सपोर्ट किया, हाँ या ना? तो 150 में से 100 यानी 2/3, 66.66। ये सही आंसर है। क्लियर है? तो ये आंसर आपका सही है, ये आंसर आपका है गलत। 55 नहीं है। तो दोनों का एवरेज नहीं निकालना। एवरेज का डेफिनेशन क्या है? एवरेज मतलब टोटल ऑफ समथिंग डिवाइड बाय टोटल ऑफ समथिंग। सिंपल फंडा है। एवरेज मतलब अगर मैं बोलूँ एवरेज एज पर स्टूडेंट, तो आप क्या करोगे? टोटल ऑफ एजेस, जितने स्टूडेंट उसका टोटल एज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना? समझ में आ रहा है? एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट, टोटल मार्क्स अपॉन टोटल स्टूडेंट्स। एवरेज टेम्परेचर पर डे, हर एक दिन के टेम्परेचर का टोटल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। सिंपल फंडा है। तो उसी तरह से यहाँ पे यही देखना है आपको। एवरेज किसका निकालना है? टी में से कितना एक्सपोर्ट किया, तो टोटल एक्सपोर्ट अपॉन टोटल प्रोडक्शन। समझ में आ रहा है? तो टोटल एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, यानी कि ये सबका टोटल, है ना, और डिवाइड बाय ये सबका टोटल, ठीक है। क्योंकि ये ऑप्शन बहुत क्लोज है तो फिर बहुत मेहनत हो सकता है। अगर आपने वो डायरेक्ट किया हो तो शायद थोड़ा बहुत उल्टा आंसर आ सकता है। मैंने देखा नहीं है पर हो सकता है, तो करना चाहिए ये। तो देखिए यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, इसको कैसे गिने हम? 200 तो रफली है ही ना, 200 से फिर जितना ज़्यादा है 200 इंटू 5, 1000 तो मान ही लो। जो प्लस माइनस है, यहाँ 7 ज़्यादा है, यहाँ 11 कम है। 7 और 9 16 ज़्यादा, 11 कम, यानी 5 ज़्यादा। 5 15 20 20 40, 1040। तो देखिए वही है। आपको इसका टोटल कैसे करना है? मैंने देखा हर एक 200 के नज़दीक है, तो मैंने 200 मान लिए सबको, 1000। फिर देखा 20 15 35 9 44 प्लस 7 51 ज़्यादा है, और उसमें यहाँ 11 कम है तो 40 ज़्यादा हुआ, 1040, है ना। तो मेरा एक्सपोर्ट अब हो गया। यहाँ पे जगह छोड़ी है ना हमने, तो भाई 1040 आपका हो गया एक्सपोर्ट। और फिर हम देखते हैं हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ, ठीक है ना। प्रोडक्शन यहाँ पे कितना हुआ है, तो 600 600 1200 1305 1892 1892 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, 1892। और इस दोनों का टोटल 982, है ना। तो अब अगर टोटल करना है तो 1900 900 2874, है ना। तो 2874, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2874। देखिए क्योंकि हमारे ऑप्शंस काफ़ी क्लोज है ना, 37 35 36 37 38 बहुत ही क्लोज है। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल विथ अवर कैलकुलेशन, ठीक है। अंदाजे मारने में भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए तो रफली तो हमें पता है ना, रफली ये सब आंसर है भाई 37% के आजू बाजू घूम रहा है, 36 37 कुछ भी। तो एक काम करते हैं, नीचे कर देते राउंड फिगर। नीचे राउंड फिगर करने के लिए 3000 चाहिए, है ना। तो हमने कितना ऐड किया? 126। तो 126 का 36% ऊपर भी ऐड करेंगे, जो कि अराउंड आएगा 36 + 9 मान लो 45 46, है ना। 1086 मान लो 46, रफली कुछ भी ऐड कर दिया। अब तो ये हम निकाल सकते हैं, इंटू 100 में 2 0 जाएगा, 1 0 यहाँ पे। ये तो हम कर ही सकते हैं ना, 36 × 3 108, 36.2%, यानी कि कौन सा आंसर देना है? 36.2 यानी 0.36, है ना।
तो इस तरह से कर सकते हैं। समझ में आया मैंने क्या किया? ये सब कैलकुलेशन ट्रिक्स मैंने बताई है, फिर वो हम बारी बारी हर वक्त मैं आपको बताता जाऊंगा, लेकिन आपको सीखने के लिए तो वो वीडियोस देखने ही पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होगी, कैलकुलेशन टेक्निक्स आपके लिए। ठीक है, ऑलराइट, तो आई होप यू लव दिस लेक्चर। ठीक है, हमने बहुत बेसिक क्वेश्चंस लिए, जरा भी टफ नहीं लिए। हम क्या करने वाले, 2 लेक्चर्स लेंगे बेसिक के लिए। आज मैंने एक वीडियो लिया, एक और वीडियो आएगा जिसमें भी हम कंपैरेटिवली इसी लेवल के लेक्चर्स लेंगे। उसके बाद 2 वीडियोस और करेंगे जिसमें काफ़ी लेवल टफ करेंगे, और बाद में बहुत सारे वीडियो ऐसे तो करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये 4 वीडियो बना रहे हैं, जिसमें ये 2 वीडियोस जो है वो थोड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। जैसे आज है, एक और वीडियो जो आएगा उसमें इसी लेवल के क्वेश्चन होंगे, और आगे वाले में थोड़े लेवल काफ़ी टफ करने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। इसीलिए देखिए यहाँ पे मैंने बोला लेवल 1 क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट बार और एक लेवल 1 क्वेश्चन, उसके बाद 2 वीडियोस आएंगे लेवल 2 क्वेश्चंस। फाइन, ऑलराइट, सो आई होप यू एंजॉयड इट। ठीक है, तो कर दीजिए फटाफट लाइक, शेयर, कमेंट। ठीक है, ये सब आपको पता ही है, और सब्सक्राइब, अगर आपका सब्सक्रिप्शन अभी भी बाकी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो वहाँ पे भी मैंने यूट्यूब का लिंक दिया है, फटाफट चले जाइए। ठीक है, एंड वहाँ पे जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे हर नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉय।